Hello everyone. In this video, we are going to learn about the psychometric chart, its development, and what are the various processes or what are the various parameters which we have to learn in this psychometric chart. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इस चार्ट के थोड़ा डेवलपमेंट देख लेते हैं कि हाउ दिस साइकोमेट्रिक चार्ट डेवलप्स. This chart is initially developed between saturation temperature and saturation pressure. जो ये चार्ट डेवलप हुआ था वो सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर के लिए इनिशियली डेवलप किया गया था. एज वी नो दैट एज सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज. द कर्व बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, हमने एक एक्सिस के ऊपर आपका जो प्रेशर लिया है और दूसरे के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया है और जैसे ही उनका जो कर्व ड्रॉ किया वो हमारा ये सेचुरेशन कर्व आई. ये हमारी क्या आई है? सेचुरेशन कर्व. ये हमारी आई सेचुरेशन कर्व. देन लेटर ऑन वी फाउंड दैट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स. बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आपको जैसे हमें पता लगा कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या है? फंक्शन है किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. इट इज़ ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. देयरफॉर इन द ओरिजिनल साइकोमेट्रिक चार्ट पीवी इज़ रिप्लेस्ड विद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. हमने पीवी को, जो यहाँ पे हमारा पीवी होता था, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्मॉल डब्लू. जब लास्ट लेक्चर में हमने इनकी जो साइकोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखी थी, उनके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को स्टडी किया था. तो देखिए आपका जो साइकोमेट्रिक चार्ट है वो कुछ इस टाइप का होता है हमारा, इस वे में. तो इसके ऊपर जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसका सिंबल था हमने टी लेके चले थे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है आपको. और जो आपका वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमें डब्लू की वैल्यू गिवन होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर. और जो ये कर्व है ये आपकी है सेचुरेशन कर्व. दिस इज योर सेचुरेशन कर्व. मीन्स सेचुरेशन कर्व के ऊपर आपकी जो फाई की वैल्यू है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है, वो कितनी होती है? 100% होती है. फाई इज इक्वल टू 100%. और आपका एक अच्छा पॉइंट और है, याद रखना है आपको, जो वो क्या है कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे आपकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और जो सेचुरेशन कर्व होती है, सेचुरेशन कर्व के ऊपर आपके तीनों ही टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर टी, वेट बल्ब टेम्परेचर टी डैश और आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. तो ये हमारी शेप होती है. जनरली आप अपनी, अगर आपके पास कोई थर्मोडायनेमिक्स की बुक है या फिर आपके पास कोई भी आपकी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की बुक है या फिर अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन चार्ट्स हैं तो वहाँ पे आप साइकोमेट्रिक चार्ट इजीली अवेलेबल होता है उन बुक्स के अंदर. जैसे आपके पास पीके नाग की बुक है या फिर आपके पास आरएसी की कोई भी बुक है तो आप उसके अंदर एट द एंड जो उनके अपेंडिक्स वगैरह है वहाँ पे आपको साइकोमेट्रिक चार्ट गिवन होता है. तो आप वहाँ से उनको निकाल लें तो आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएंगे कि जो जो हम बता रहे हैं क्या वो चीज़ें एक्चुअल में वैसी दिखाई दे रही हैं. तो चलिए आपको पता चलेगा कि वाई एक्सिस के ऊपर हमारी डब्लू है और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरी वैल्यू है किसकी? टी की. नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट पैरामीटर्स ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट. अब हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट केस है, जो फर्स्ट केस मैं क्या लेके चलता हूँ कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर. कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर. देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो किस पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है. ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर. तो देखिए जो इसकी वैल्यू वेरी करती है वो स्टार्ट होती है मे बी अलग अलग इसके अंदर साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर है. कोई -5 से स्टार्ट है, कोई -10 डिग्री सेल्सियस से भी स्टार्ट होता है. तो -10, -5, 0, 5, 10, 15 अप टू 35, 40, 45, 50, 55 एंड सो ऑन. ये डिफरेंट डिफरेंट आपके साइकोमेट्रिक चार्ट्स के अंदर गिवन होता है आपको. कोई 35 भी है, कोई 45 भी है, कोई 55 तक भी है. तो जनरली क्या है कि जो ये एक्स एक्सिस शो करता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर को. देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है ये क्या है? इंक्रीज होता जा रहा है. इस साइड से हमने स्टार्ट किया और जैसे गए हम, ये हमारा टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज होता चला गया. अगर आपको ड्रॉ करना है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर,
कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर मीन्स मान लो ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू रखनी है तो ये क्या होती है, इसकी कैसे रिप्रेजेंट होता है ये हमारी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है वर्टिकल लाइंस। ये क्या होती है हमारी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होती है हमारे पास, वर्टिकल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस। और ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड मीन्स जैसे कि जो हम लेके चल रहे हैं -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू हैं सबके लिए, इनके बीच में जो जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो हमारे सब के लिए हमने एक ऐसी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस एक्स डायरेक्शन। देखिए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और आपने इस साइड आपकी टेम्परेचर की वैल्यू क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो देखिए आपको जो प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट लेके चलना है वो यही होता है हमारा क्वाड्रेंट। दिस इज योर प्लस एक्स, दिस इज योर माइनस एक्स, दिस इज योर प्लस वाई एंड दिस इज योर माइनस वाई। तो अगर मैं बात करूँगा कि इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, तो ये आपको प्लस एक्स डायरेक्शन में आपका कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो रिप्रेजेंट करना है वो हमारे पास कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, देखिए जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो किस एक्सिस के ऊपर है, आपकी वाई एक्सिस के ऊपर है, और आपकी वैल्यू क्या है, ऐसे इंक्रीज करती जा रही है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 0 से और एंड इसका 0.036 और 0.038 हो सकता है, जो भी पॉइंट आपका 0.0033 काफ़ी जो वेरी करता है, 0.036 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। जो आपकी यूनिट है वो क्या है, इसकी यूनिट हो जाएंगी इसकी kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। मीन्स 0 से स्टार्ट करके 0.36 और 0.036 और 0.038 ये हमारी वैल्यू वेरी करती हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि कांस्टेंट लाइंस क्या होंगी, देखिए जो ये ऊपर जा रहा है ये क्या है, इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू है। अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस ड्रॉ करनी है तो कांस्टेंट लाइंस तो आपकी यही लाइंस हैं, यही आपकी कांस्टेंट लाइंस हैं। तो ये क्या है कि दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या होती हैं ये, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, मूविंग टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। और उनकी डायरेक्शन क्या है, सैचुरेशन कर्व की साइड मूव करेंगी, सैचुरेशन कर्व की साइड मूव करेंगी। ये भी क्या है, हमारी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है। मीन्स एक जो इनका गैप होता है वो मेंटेन होता है आपस में दो पॉइंट्स के बीच में। और क्या है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस वाई डायरेक्शन, क्योंकि जो इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू क्या है वो यही है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, प्लस वाई डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि सैचुरेशन कर्व की साइड मूव कर रही हैं, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं। दीज आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, डीपीटी। तो ये लाइंस क्या होती हैं हमारी, दीज कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। ये कहाँ से मूव करती हैं, ये सैचुरेशन कर्व से अवे मूव करती हैं, सैचुरेशन कर्व से अवे मूव करती हैं। जो आपकी डब्ल्यू की लाइन सी ये क्या थी, मूव कर रही थी, कांस्टेंट लाइन कहाँ मूव कर रही थी, टुवर्ड्स द सैचुरेशन कर्व। बट ये क्या है, ये सैचुरेशन कर्व से स्टार्ट होके उसके अपोजिट मूव करती हैं। दीज आर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, दीज आर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। देखिए जो आपकी डब्ल्यू की लाइन थी वो क्या थी, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड थी। बट ये क्या है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है, दीज आर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। और क्या है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, प्लस वाई डायरेक्शन। इसकी वैल्यू भी कैसे इंक्रीज कर रही है, प्लस वाई डायरेक्शन। देखिए अब अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है, अगर आपको पता करना है कि इस पॉइंट के ऊपर, मान लो पॉइंट थ्री के ऊपर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे आप इसके कोरस्पोंडिंग आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन्स है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप देख लें कि आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। तो क्योंकि सैचुरेशन कर्व के ऊपर तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, तो आपको वो रिजल्ट किसका देगा, आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू भी वहाँ से ईजिली मिल जाएगी। नाउ हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स क्या हैं आपकी, जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व्स हैं वो क्या हैं, देखिए ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट, ये जो कर्व है ये आपकी सैचुरेशन कर्व है, जिसके ऊपर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू 100%, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 1। उसके
कोरस्पॉन्डिंग उसके पैरेलल्स जो भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल जो भी लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या है, सारी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं। दीज आर पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व, दीज आर पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व। और इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए इसकी वैल्यू है 5 = 100%। इससे नीचे जो भी इसके पैरेलल कर्व है उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी, 90, 80, 70। मीन्स जो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है वो कैसे इंक्रीज कर रही है, इस डायरेक्शन में। इंक्रीजिंग वैल्यू क्या है, ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या है इसका, नॉर्थ और वेस्ट में डायरेक्शन पड़ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में बोल देंगे हम इसको, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनका इतना ऐसे कोई यूज़ है नहीं। बट आपको याद रखना है कि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स हैं, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व है वो कैसे इंक्रीज करती है। मीन्स सेचुरेशन कर्व 100% और उससे नीचे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन्स और कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस एंड कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंथैल्पी लाइंस, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर एंड कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। देखिए जो तीनों ही हैं वो तीनों ही हमारे पास, तीनों कर्व्स हमारे पास साइकोमेट्रिक चार्ट में इंक्लाइंड कर्व्स हैं, तीनों ही हमारे पास इंक्लाइंड कर्व हैं। तो आपको ये कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी कर्व हमारी इंथैल्पी की है, कौन सी आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की है और कौन सी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की है। तो सबसे पहले आपको यूनिट का ध्यान रखना है। तो इंथैल्पी है, इंथैल्पी की यूनिट क्या है हमारे पास, किलो जूल पर केजी। वेट बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। तो जो मेरी स्पेसिफिक इंथैल्पी की लाइंस हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है, साइकोमेट्रिक चार्ट के इसी साइड आपको, दिस साइड आपको इंथैल्पी का एक स्केल बना हुआ है। इंथैल्पी की एक स्केल है और वहीं से आपने एक कांस्टेंट इंथैल्पी कर्व्स को ड्रा किया है, कांस्टेंट इंथैल्पी कर्व्स को ड्रॉ कर रखा है। ये इंक्लाइंड कर्व्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करता हूँ तो इस सेचुरेशन कर्व के ऊपर भी इनको डिफरेंट टेम्परेचर्स इनके गिवन हैं। अदरवाइज आप अगर जिस पॉइंट के ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू, सॉरी इसकी वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जो कर्व होगी वेट बल्ब टेम्परेचर की वो सेम यही एक्सिस, सेम यही होगी। बट अगर इसको वैल्यू आपको या तो आप इसी कर्व के ऊपर से देख सकते हैं, अदरवाइज आप देखना चाहें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसकी जो वैल्यू है वही आपकी किसकी होगी, वेट बल्ब टेम्परेचर की। मीन्स इस पॉइंट के ऊपर आपकी सेचुरेशन कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। नाउ अब हम देखते हैं एच और वेट बल्ब टेम्परेचर, मीन्स इंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो है, इसका जो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बोथ हैव द सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन। मीन्स एच और वेट बल्ब टेम्परेचर आपका क्या है, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, सेम। डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स जो ये कर्व है ये दोनों ही क्या है, दोनों की सेम डिग्री की होती है। बट जो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, एक क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या होता है, इन कर्व्स के अलावा हाई होता है, इन कर्व से हाई होता है थोड़ा डिग्री। मीन्स जो इंक्लिनेशन होता है मीन्स स्टीप कर्व होती हैं, दीज आर वेरी स्टीप कर्व, और ये क्या है थोड़ा सा इनके अंदर स्लोप होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपकी जो एच है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको इंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। जो आपकी इंथैल्पी की कर्व्स होती हैं दीज आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, दीज आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, और आपकी जो वेट बल्ब टेम्परेचर की जो कर्व्स होती हैं दीज आर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, दीज आर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कि आपकी जो इंथैल्पी की कर्व है, आपकी इंथैल्पी है, इंथैल्पी की वैल्यू क्या है 80, 85, 90, 95 सॉन्ड इंक्रीजिंग, और आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा 20, 22, 24, 26, 28, मीन्स इस टाइप से इंक्रीजिंग करता जाएगा। और ऐसी अगर आप जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस देखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस देखेंगे, तो वो भी इंक्लाइंड लाइन है, बट इनका इंक्लिनेशन इन दोनों से ज़्यादा है और इसकी वैल्यू भी 0.80, 0.82, 0.84 मीटर क्यूब पर केजी। तो कुल मिला के देखना है कि इनकी वैल्यू इंक्रीज कैसे कर रही है। इनकी वैल्यू इंक्रीजिंग ये डायरेक्शन है, इनकी इंक्रीजिंग क्या है, ये डायरेक्शन है आपको। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सी डायरेक्शन है आपकी। यू कैन इजीली कैलकुलेट क्या डायरेक्शन है,
ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यू कैन इजीली कैलकुलेट ये कौन से है, नॉर्थ ईस्ट। नाउ ये तो थी हमने कुछ जो पैरामीटर्स जो हमारे इस साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर होते हैं। इसके बाद देखना हमने कुछ प्रोसेसेस को, कि अगर कोई प्रोसेस बोलता है आपको तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, और किन किन पैरामीटर्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा वहाँ पे, तो आपको ये स्टडी करना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारे पास सेंसिबल हीटिंग। फर्स्ट इज अवर सेंसिबल हीटिंग, फर्स्ट इज अवर सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग में क्या है, प्रोसेस क्या होती है सेंसिबल हीटिंग। सबसे पहले तो ये समझना है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मींस आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, वो कांस्टेंट रहती है, और आपकी जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो लेट अस सपोज हमने पॉइंट 1 लिया है, इस पॉइंट 1 से हमने एक सेंसिबल हीटिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मीन्स इसने क्या बोला कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बट आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो कांस्टेंट ऐसे रहती है, आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए T1 की बात करूं तो यहाँ पे ये T1 था, और T2 की बात पॉइंट 2 की बात करूं तो ये क्या है, आपका T2 है। मीन्स आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, प्लस एक्स डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, T1 से T2 हो चुका है, बट आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए किस पैरामीटर के ऊपर आपका क्या इफेक्ट पड़ा है। आपको अगर पैरामीटर्स का प्लॉट पता है तो यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपसे अब मैं बात करता हूँ हमारा कि सबसे पहले टेम्परेचर, आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि हम T1 से T2 आ चुके हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका इंक्रीज किया है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो आपकी कांस्टेंट ही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है। और अगर मैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करूं तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मींस अगर इस कर्व को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं सेचुरेशन कर्व तक, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मान लो ये जो कर्व गई मेरी यहाँ पे टच करती है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो तो पहले भी T1 के ऊपर भी उतना ही था और अब T2 के ऊपर भी उतना ही था, तो कोई फर्क पड़ा नहीं मेरे को। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या है, आपका कांस्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो अगर मैं 1 पॉइंट के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व ये होगी, और अगर 2 पॉइंट के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँगा तो उसकी कर्व ये होगी। तो मीन्स ये 100 है, ये मान लो 90 है, बीच में 80 70 ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो मीन्स क्या है, आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर चुकी है। आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर चुकी है, डिक्रीज कर चुकी है। और अगर मैं बात करता हूँ इंथैल्पी की, किसकी वैल्यू, इंथैल्पी की। इंथैल्पी कर्व्स क्या है मेरे पास, ये कर्व्स थी इंक्लाइंड। तो अब देखिए ये सारी इंथैल्पी कर्व जैसे चलेंगी, मीन्स ये डायरेक्शन क्या थी इनकी, इंक्रीजिंग डायरेक्शन थी। तो मीन्स जो H2 की वैल्यू है वो H1 से ज़्यादा होगी, तो आपकी इंथैल्पी कर्व भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेट बल्ब टेम्परेचर की। अगर आपकी इंथैल्पी ने इंक्रीज किया है तो आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की भी तो यही लाइन्स थी, वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनसे इंक्लाइंड लाइन थी। मीन्स आपकी अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूँ, अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करता हूँ तो देखिए ये आपकी थी इंथैल्पी कर्व। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन हाई है 1 पॉइंट, और ये क्या है 2 पॉइंट के लिए। तो मीन्स जो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस हैं वो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मीन्स अब हमने देख ली, ये आपको अगर सेंसिबल हीटिंग कोई बोलता है तो ये पैरामीटर्स के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मेरे पास सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मीन्स आपको अब क्या करना है, टेम्परेचर कूलिंग आ गया ना, टेम्परेचर आपको कम करना है लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। फिर वही चीज़, अब मान लो आपका 1 पॉइंट ये था, आपका 1 पॉइंट ये है, आप 2 पॉइंट के ऊपर गए हैं, 1 से 2 पॉइंट के ऊपर आप मूव करके गए हैं, तो वहाँ पे क्या है आपका टेम्परेचर जो T1 था, T1 क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अब कूलिंग की है तो T2 आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स जो आपने सेंसिबल हीटिंग की थी उसकी अपोजिट है 1 to 2, लेकिन आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। W1 W2 दोनों क्या है, सेम है। तो देखिए आपका जो टेम्परेचर है वो पैरामीटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, फैक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा बिकॉज T2 कम है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ W की, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, वो कांस्टेंट है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो फिर कांस्टेंट है क्योंकि जो 1 का था वो 2 का ही था, इसी पॉइंट के ऊपर जो। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको देखना है कि ये 2 पॉइंट है और ये क्या है 1 पॉइंट, मीन्स आप 1 to 2 मूव कर रहे हैं, तो मीन्स आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे इंक्रीज करती है। तो मीन्स जो 2 पॉइंट की जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इंक्रीज की है। और अगर मैं बात करता हूँ HWBT और V की,
तीनों की ही वैल्यू क्या करेंगी हमारी डिक्रीज़ करेंगी, तीनों की वैल्यू क्या करेंगी डिक्रीज़ करेंगी। बिकॉज अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे HWT-V, तो देखिए ये आपके, अगर मैं एक से एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं इंथैल्पी कर्व लेके चलते हैं हम, ये क्या है H1 और ये क्या है आपका H2। तो देखिए H1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है ना इसका, H1 की वैल्यू ज़्यादा है और H2 की वैल्यू क्या है कम है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमिडिफिकेशन, नेक्स्ट we are talking about humidification. What is this humidification? It is the process of increasing the specific humidity. It is the process of increasing the specific humidity at constant dry bulb temperature. Means अब क्या है humidification के अंदर क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट आपकी ह्यूमिडिटी की वैल्यू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी। मीन्स आप 1 पॉइंट के ऊपर हैं, 1 to 2 चले गए आप, तो देखिए आपका टेम्परेचर क्या रहा है कांस्टेंट रहा है, बट आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है वो दोनों की वैल्यू चेंज हुई है। मीन्स पहले W1 थी और अब क्या है W2 हो चुकी है। यही तो है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या है ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए आपका टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि W2 इज ग्रेटर देन W1, इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है इसका। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 1 पॉइंट का ये था और 2 पॉइंट का ये है, तो मीन्स आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखिए 1 पॉइंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये जाएगी और 2 पॉइंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये जाएगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। आपकी इंथैल्पी की बात देखें, WBT की बात देखें और V की बात देखें, तो ये भी क्या करेंगी हमारी इंक्रीज करेंगी क्योंकि अगर 1 पॉइंट की बात करोगे तो इसकी इंथैल्पी ये है और 2 पॉइंट की इंथैल्पी ये है, तो ऑटोमेटिकली हमारे साफ पता लगता है इन कर्व से कि जो इसकी जो वैल्यू है तीनों की वो क्या करेंगी इंक्रीज करेंगी। नेक्स्ट इज अवर डीह्यूमिडिफिकेशन, नेक्स्ट इज अवर डीह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना है एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। मीन्स जो आपकी प्रोसेस ह्यूमिडिफिकेशन था उसका रिवर्स। अब आएंगे हम 1 to 2, आपका जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, आपकी W की वैल्यू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज कर चुकी है क्योंकि W1 ज़्यादा है W2 कम है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करो, देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 1 का ये 2 का ये तो डिक्रीज कर चुका है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 5 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देख लीजिए 1 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है और 2 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है, तो वो भी डिक्रीज कर चुकी है। सिमिलरली आपकी H की वैल्यू, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू और V की वैल्यू भी क्या कर चुकी हैं डिक्रीज कर चुकी हैं। तो ये थी हमारी चारों प्रोसेस। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो ये चारों प्रोसेस हैं ये कभी भी सिंगल प्रोसेस नहीं होती हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में ही कैरी की जाती हैं। लाइक आपका हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो सकता है, आपका सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग एंड ड्यू ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो मीन्स इस टाइप से ये प्रोसेस आपकी कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं। तो देखिए इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल अबव प्रोसेसेस ऑन द सेम साइकोमेट्रिक चार्ट। अगर हम इन सभी को एक साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर शो करना चाहें तो मीन्स देखिए अगर मैं इस प्रोसेस को, ये मैंने जो प्रोसेस है इसको रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, ये एक कर्व है, मीन्स पॉइंट है मेरा ABCD, मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आप बात करोगे तो दिस इज़ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ WB, मीन्स B पॉइंट की है WB है, A और C की कांस्टेंट है और D की WD है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो ये TC है, ये TA है और ये TB और TD दोनों इक्वल हैं। तो मीन्स मैंने एक ही चार्ट के ऊपर ये चारों प्रोसेस को ड्रॉ कर दिया। तो देखिए हम बात करते हैं, मीन्स मान लो ये आपका है नोडल पॉइंट, ये है आपका नोडल पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये क्या है आपका सेंसिबल हीटिंग, आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बट आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है कांस्टेंट है। अगर आप इस साइड मूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या है ये सेंसिबल कूलिंग, आपका टेम्परेचर डाउन कर रहा है बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है कांस्टेंट है। अगर आप इससे B साइड मूव करेंगे तो ये क्या है आपका ह्यूमिडिफिकेशन है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है। अगर नीचे की साइड मूव कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है आपकी, ये है डीह्यूमिडिफिकेशन। ये क्या है डीह्यूमिडिफिकेशन, क्यों? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट है मैं बात करता हूँ इस प्रोसेस की। देखिए
ये जो मेरी प्रोसेस है इसके अंदर क्या है, आपकी सेंसिबल हीटिंग भी हो रही है और आपका ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, हीटिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ये आपका क्या एक्ट करेगा, ये किस प्रोसेस के अंदर यूज किया जा रहा है, इसमें आपका जो विंटर एसी होता है, मीन्स जो हम बात करते हैं कि आपका जो रूम जो हीटर होता है, मीन्स जो बोलते हैं ना कि हमने हीटर चला रखा है, तो वो हीटर करता क्या है कि हीटर के अंदर क्या प्रोसेस होती है, उसके अंदर होता है आपका सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। क्या है वो, सेंसिबल हीटिंग भी करता है और ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है। नेक्स्ट है हमारी एक प्रोसेस सेंसिबल, अगर इस डायरेक्शन में आऊँगा तो देखिए सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। जो आपका समर एसी है, जो मीन्स गर्मियों में हम एसी यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, वो आपके सेंसिबल कूलिंग भी करता है और आपको डिह्यूमिडिफाई करता है, मीन्स जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी कम करता है। देखिए अब बोलते हैं कि सर फिर एसी और कूलर में डिफरेंस क्या है, कि सर एसी भी ठंडा करता है, कूलर भी ठंडा करता है, तो जब हमारे पास कूलर था तो एसी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा कूलर है, जो डेजर्ट कूलर है हमारा, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो दिस इज अवर सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स जो आपका कूलर है, डेजर्ट कूलर है, वो आपको ठंडा तो करता है, बट थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आप वहाँ पे आपके रूम में ह्यूमिडिटी हो जाती है, मीन्स आपको थोड़ा चिपचिपा फील होना स्टार्ट होगा, मॉइस्चर फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है कि डेजर्ट कूलर, लेकिन एसी हमारा ऐसा नहीं करता, वो आपको डिह्यूमिडिफाई भी करता है और आपकी सेंसिबल कूलिंग भी करता है। तो देखिए एक लास्ट प्रोसेस बचती है हमारे पास, वो क्या है, सेंसिबल हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। अगर हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ से हमने सेंसिबल हीटिंग उठा लिया और यहाँ से हमने डिह्यूमिडिफिकेशन उठा लिया। तो याद करने का काफ़ी आसान है ये, कि आपने ABCD ड्रॉ कर लिए हैं और वहाँ से फिर हमने देख लिया है कि जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं, मीन्स अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों को उठा लो, वही आपकी प्रोसेस होगी। आपको याद रखना है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था कि विंटर एसी क्या यूज़ करता है, आपका डेजर्ट कूलर क्या यूज़ करता है और आपका समर एसी क्या यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म आती है कि एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन। एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स अगर आपसे कोई बात करता है, अगर किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर या RAC की टर्म में, अगर आपको रेफ्रिजरेशन की टर्म में या AC RAC सब्जेक्ट्स के अंदर आपसे कोई अगर बात करता है कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन है, तो उसका साफ साफ मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर ऐसा केस दे देता है कि ये ह्यूमिडिफिकेशन है, ये ऐसा है, तो उसके केस में एक वर्ड आपको याद रखना है, एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो आपकी इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। इंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन क्या प्रोसेस है, तो देखिए आपका 1 to 2 को मूव करना आपका 1 to 2, ये क्या है आपकी, ये है क्या है आपकी एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन। एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन, इसमें किया क्या है आपने, देखिए आपने सेंसिबल कूलिंग की है प्लस ह्यूमिडिफिकेशन किया है, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। आपका इससे अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस 1 to 2 को, तो देखिए आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि 1 कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर और 2 का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। W की वैल्यू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी क्योंकि 2 पॉइंट की ज़्यादा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि एक इसका देखना है और एक आपको यहाँ का देखना है। फाई की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि ये कर्व है और ये कर्व है। इंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। H की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर H की कांस्टेंट है तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। H की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब देखते हैं हम किसकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो देखिए आपकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 के लिए ये कर्व है और 2 के लिए ये कर्व है और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था, ये, तो मीन्स इस साइड मूव कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ध्यान रखना है कि एडियाबैटिक और केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर जो आपकी प्रोसेस है वो ये 1 to 2 है, ये सेचुरेशन कर्व को टच नहीं करेगी, ये सेचुरेशन कर्व को टच नहीं करेगी। अब अगर मैं देखता हूँ कि एडियाबैटिक और केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक एंड केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, तो प्रोसेस वही 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 हम देखेंगे। प्रोसेस 1 to 2 के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए इसमें अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा क्योंकि आप 1 to 2 मूव किए हैं, तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। आपकी जो स्पेसिफिक
ह्यूमिडिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि 1 पॉइंट की ये है और 2 पॉइंट की ये है। आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप इजीली देख सकते हैं, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी। एच की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है, और आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। आपको देखना ये प्रोसेस कौन सी है 1 to 2, ये है आपकी सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, जो एक प्रोसेस हमारी लेफ्ट हो चुकी थी। मीन्स अगर आपको एडियाबैटिक और केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन की कोई बात करता है तो आपकी कौन सी प्रोसेस है, वो सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। नाउ अगर हमें कोई बोल दे कि यार आपको एडियाबैटिक सेचुरेशन कर्व ड्रॉ करनी है, एडियाबैटिक सेचुरेशन कर्व, तो एडियाबैटिक सेचुरेशन कर्व में क्या है, आपकी जो सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कर्व है, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कर्व है, वो अगर सेचुरेशन कर्व को टच कर जाए, तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 अगर वो सेचुरेशन कर्व को टच कर जाए तो वो आपकी कहलाती है एडियाबैटिक सेचुरेशन। वो आपकी क्या टर्म कहलाएगी, एडियाबैटिक सेचुरेशन। तो देखिए आपका टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फाई इंक्रीज करेगा, एच कांस्टेंट रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम कर्व क्या है, ये और इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, बट हम आप जा रहे हो अब यहाँ से यहाँ, तो आपकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये था हमारा एडियाबैटिक सेचुरेशन। मीन्स एडियाबैटिक सेचुरेशन में आपकी जो सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कर्व है, ये किसको टच करेगी, सेचुरेशन कर्व को। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है एपरेटस ड्यू पॉइंट। एपरेटस ड्यू पॉइंट, देखिए ये क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एपरेटस ड्यू पॉइंट। तो इट इज़ द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कर्व विद सेचुरेशन कर्व। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कर्व विद सेचुरेशन कर्व। देखिए प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 आपने ड्रॉ की। इसमें क्या है 1 to 2 जब आप देखेंगे तो आपकी प्रोसेस 1 to 2 गई है, ये क्या है आपकी सेंसिबल, इसमें क्या है आपका टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है और आपकी ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। तो मीन्स कैसी कर्व हुई है आपकी, ये आपकी है, कूलिंग भी हो रही है और आपका डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो मीन्स क्या है, जब आपका कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन कर्व आपको टच कर जाए किसको, सेचुरेशन कर्व को, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपरेटस ड्यू पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेटस ड्यू पॉइंट। देखिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देता है कि एपरेटस ड्यू पॉइंट है, कि एपरेटस ड्यू पॉइंट के बारे में अगर आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि ये एक प्रोसेस कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन होगी। मीन्स समर एसी वाली प्रोसेस होगी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट ये सेचुरेशन कर्व को टच करेगी, सेचुरेशन कर्व को टच करेगी। और अगर आप एडीपी एपरेटस ड्यू पॉइंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 1, बिकॉज ये सेचुरेशन कर्व को टच कर चुकी है। एडीपी, इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम, एडीपी। जो पॉइंट आपका सेंसिबल कूलिंग समर एसी वाली कर्व है, जो आपकी कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, अगर उसका जो एंड आपको सेचुरेशन कर्व पे टच करेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, एडीपी। उसको हम नाम देंगे एडीपी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एक बाईपास फैक्टर। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एक बाईपास फैक्टर। क्या होता है ये बाईपास फैक्टर, तो देखिए इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द लॉस। बाईपास फैक्टर क्या शो करता है आपको, लॉस रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनलेट एयर विच इज नॉट केम इन कॉन्टैक्ट विद कॉइल, विच इज नॉट केम इन कॉन्टैक्ट विद कॉइल। तो देखिए मीन्स हमारे पास एक ही डक्ट है, एक क्या है मेरे पास डक्ट है, मेरी 1 kg एयर आई है और यहाँ पे मैंने एक कॉइल लगा रखी है। मे बी ये एक हीटिंग कॉइल भी हो सकती है और आपकी कूलिंग कॉइल भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर उसी के ऊपर बेस करेगा कि ये आपकी हीटिंग कॉइल है या आपकी कूलिंग कॉइल है। तो आपने देखा यहाँ से होगा क्या कि मान लो x kg मास नीचे से फ्लो कर जाता है और जो कूलिंग, जो ये कोई भी जो हमारी कॉइल है, इस कॉइल्स के साथ जो पास कर रहा है कॉइल्स के थ्रू, वो कितना है 1 माइनस x kg। तो मीन्स यहाँ पे आपने देखा कि 1 kg एयर आई, उसमें से 1 माइनस x kg ही हीटिंग कॉइल से या कूलिंग कॉइल से पास होके निकली है। बाकी क्या है, x kg कॉइल नीचे से उसको बाई पास कर चुकी है। और लेकिन देखिए स्टार्टिंग में भी 1 kg है और एंड में भी निकली क्या है 1 kg है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, मीन्स आपकी कॉइल के अंदर जितनी एयर जा रही है, हम तो अगर एक्चुअल में एनालिसिस लेके चलेंगे वो तो यही कि ये पूरी
की पूरी जितनी भी एयर है वो कूलिंग हो जाएगी। मीन्स अगर इतना मेरे को एनालाइज करना है कि अगर इतनी की मैंने क्या है कि अंदर जो कॉयल लगा रखी है वो हीटिंग कॉयल है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 2 पॉइंट के ऊपर, मान लो अगर मैं नाम देता हूँ दिस इज़ योर 1 पॉइंट और दिस इज़ योर 2 पॉइंट, तो आप ये अगर एक्चुअल लेके अब अगर वो थ्योरेटिकली लेके चलेंगे चीज़ों को, तो आप यही मान के चलेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर जो हीटिंग कॉयल है तो आपका 2 का टेम्परेचर आएगा वो इतना आना चाहिए। बट एक्चुअल में आपने देखा है कि कुछ ही मास यहाँ पे इस कॉयल के साथ टच में आया है और कुछ है उसको उसको बाईपास करके आया है, तो उसकी वजह से आपका टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर, 1 माइनस बाईपास फैक्टर। तो हमारी जो जनरली एक्सपेक्टेशन रहती है वो क्या है कि हमारी इफिशियंसी रहे 100% रहे, तो उसके लिए आपका बाईपास फैक्टर का क्या होना कंपलसरी है, 0। बाईपास फैक्टर का क्या होना कंपलसरी है, 0। तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं बाईपास फैक्टर के बारे में। लाइक अगर बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉयल, अगर आपको हीटिंग कॉयल का बाईपास फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो लेट अस सपोज कि आपका जो टेम्परेचर है T1 है वो किसका है, टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर। आपकी जो इनलेट एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। T2 क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ आउटलेट एयर। और T3 क्या है आपका, सरफेस टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉयल। मीन्स आपने जो हीटिंग कॉयल लगा रखी है उसका टेम्परेचर कितना है, T3 है। उसका टेम्परेचर कितना है, T3 है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप यहाँ पे, मीन्स ये आपका जो टेम्परेचर है ये आपकी क्या है, हीटिंग कॉयल है जिसका टेम्परेचर है T3। आप एक्सपेक्ट करते हो ये आपका T1 है, ये आपका T1 है और आपका जो एग्जिट है वो क्या है, T2 है। दिस इज योर T2, दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T3। एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं हम कि इनलेट टेम्परेचर का एयर कितना है, जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। आपकी जो कॉयल है उसका टेम्परेचर कितना है, 45। आप तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो T2 निकले वो कॉयल के साथ कांटेक्ट में आके जो 20 डिग्री वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, 45 डिग्री में। और जायज़ बात भी है क्योंकि अगर आप एयर जो 20 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है वो एक कॉयल से पास थ्रू होगी जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो आप तो एक्सपेक्ट करते हो कि T2 कितना निकले, 45 निकले। बट एक्चुअल ऐसा हुआ क्या, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आपकी T2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 40। T2 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 40। T2 की वैल्यू हमारी आई 40। तो ये तो लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, तो दिस 45 माइनस 40, दिस इज योर 5 डिग्री लॉस। तो हमने देखा कि T3 का टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 का उससे कम है और T1 का सबसे कम है। ये तो आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अब मैं देखता हूँ कि बाईपास फैक्टर ऑफ दिस हीटिंग कॉयल, बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉयल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बाईपास फैक्टर को। तो देखिए दिस T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T3 माइनस T1, T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T3 माइनस T1। बीच में आपका T3 है, एक बार आपने आउटलेट घटा देना है, एक बार इनलेट घटा देना है। बाईपास फैक्टर फाइंड आउट करने का यही तरीका है। याद रखना, दिमाग में आपको घुमा के रखना है, ये घुसा के रखनी है ये चीज़ कि अगर ये आपकी T3 है, ये T2 है, ये T1 है, तो दिस T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T3 माइनस T1, ये आएगा आपका बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग कॉयल। सिमिलरली हम बाईपास फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, कूलिंग कॉयल के लिए। बाईपास फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, कूलिंग कॉयल के लिए। सेम वही है, अब इसमें वही है, T1 इनलेट है, T2 आपका आउटलेट है, T3 क्या है आपका सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉयल। आपका इनलेट का टेम्परेचर कितना था, मान लो अभी हॉट एयर आई है वो कितना आया था, 40 डिग्री। हॉट एयर कितना आई, 40 डिग्री। आपकी कूलिंग कॉयल कितनी है, 15 डिग्री सेल्सियस। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपका एग्जिट निकले T2 वो भी कितना निकले, 15 डिग्री सेल्सियस निकले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कुछ एयर बाईपास करके चली गई है उसको। तो जो अभी निकला वो कितना निकला, 20 डिग्री। मीन्स T2 का टेम्परेचर कितना हुआ, 20 डिग्री। तो अब यार ये तो दिक्कत वाली बात है। तो अभी लॉस कितना हुआ है, लॉस हो जाएगा यही, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 15, आया कितना 20, तो लॉस कितना है आपका 5 डिग्री का। तो ऐसे अब आप क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग कॉयल, बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग कॉयल। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो देखिए T2 माइनस T3 इट कैन बी कैलकुलेटेड एज T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T3, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T3, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T3। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रख लें तो सेम ही फॉर्मूला है
क्योंकि उसमें यहाँ पे क्या है कि आपने कूलिंग कॉयल के लेके चला है तो आपको देखना है कि टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है। आपका T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने T2 माइनस T3 कर दिया, और वहाँ पे T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने T1 माइनस T3 कर दिया। अब अगर आप बोथ से, दोनों से, ऊपर और नीचे दोनों से ही नेगेटिव कॉमन ले लें तो वही ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T1, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैसे ऐसे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। बट एक्चुअली क्या है आपका ये कूलिंग कॉयल का यही है, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T3। तो ये था हमारा बाईपास फैक्टर कूलिंग कॉयल। तो हमने देख लिया इस वीडियो के अंदर बेसिकली कि आपकी कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स आपके साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और उसके बाद हमने जो भी प्रोसेस देखी है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देख ली हमने, और फिर हमने लास्ट में कैलकुलेट कर लिया बाईपास फैक्टर। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये सारी टर्म्स आपको समझ आई होंगी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और होप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा इसके अंदर। तब तक के लिए जो हमने 2 पार्ट इसके अपलोड किए हैं, यहाँ पे 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से देखिए, समझिए, और देन फिर हम न्यूमेरिकल्स की साइड मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।